कहानी अपना अपना भाग्य। इस कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चूकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रूई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पर जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। तो यहाँ नैनीताल की संध्या का वर्णन किया गया है। यहाँ लेखक और उसके मित्र घूमने आए हैं और बिना मतलब इधर उधर घूमने के बाद जब शाम ढल रही थी और रात होने वाली है, तो ऐसे में यहाँ पर संध्या का वर्णन किया गया है कि संध्या बहुत ही खूबसूरत थी। बादल जो है वो भाप से, रुई के रेशों से थे और कभी वो लाल दिख रहे थे, कभी सफ़ेद, कभी नीले पड़ जा रहे थे। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और कोई चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। तो यहाँ लेखक ने अपने मित्र के बारे में कहा है, शायद वे प्रकृति प्रेमी थे, वे अभी होटल जाना नहीं चाह रहे थे, तो उसने लेखक को ज़बरदस्ती और बैठा लिया। और लेखक को अपने मित्र की आदत पता है, वो कह तो रहा है कि ज़रा बैठो, पर ये जरा बैठना जरा ना होगा, वो ज़्यादा देर ही बैठेगा, क्योंकि वो थोड़ा सनकी है। सनकी यानी यहाँ पागल से नहीं है, लेकिन प्रकृति प्रेमी है, तो वो अभी उठना नहीं चाह रहे हैं। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी के लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। तो जब ये बैठे हुए थे लेखक और उसके मित्र, तो मित्र ने अचानक से कहा कि देखो वहाँ क्या दिख रहा है। तो कोहरे से एक काली सी मूर्ति आती हुई दिखाई दी। तो ध्यान से इन्होंने देखा कि एक कोई पहाड़ी लड़का है जो बहुत ही मैली कुचैली अवस्था में है और उसकी पैर जो है न जाने कहाँ पड़ रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वह कहाँ जा रहा है शायद उसे भी ना पता हो। और पास की चुंगी की लालटेन, चुंगी का अर्थ यहाँ पे दिया गया है टैक्स के लिए जो बनाई गई चौकी होती है, वहाँ लालटेन जो जल रही थी उसके छोटे से प्रकाश वृत्त में, यानी प्रकाश के गोल घेरे में देखा कि कोई 10-12 साल का लड़का होगा। और उसकी रूपरेखा खींची गई है, बताई गई है कि वह गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें बड़ी बड़ी हैं पर सूनी हैं, मतलब खाली आंखें हैं, जैसे कोई भाव ही ना हो उसमें। और माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया हो, यानी उसके माथे पर बल पड़ रहे थे, सिकुड़न थी, रिंकल्स पड़ गए थे। बहुत कम उम्र का बालक है, लेकिन वह बहुत ही बुरी अवस्था में है। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब, ना एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। तो बालक की जो अवस्था थी बहुत ख़राब थी और वो आसपास की खूबसूरती को बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो शायद अपने वर्तमान को देख रहा था, यानी वह किसी दुख में था। तो मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। सूनी आंखें फाड़ दी यानी उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कौन आवाज़ दे रहा है। तो लेखक के मित्र पूछ रहे उससे कि दुनिया सो गई, तू तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मूक
फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। तो यहाँ कई सवाल जवाब किए लेखक के मित्र ने, जो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बताता है। बालक ने सबका जवाब दिया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या वो इन्हीं कपड़ों में, यानी यही फटे पुराने कपड़ों में सोएगा, तो बालक जो है वो चुप रह जाता है। मान लो उसकी आंखें बोल रही हों कि ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, यानी ये कैसा सवाल है। यदि उसके पास कपड़े होते तो इतनी ठिठुरती ठंड में क्या वो फटे पुराने कपड़े पहनता? तो इसी सवाल को मूर्ख प्रश्न कहा गया है। आगे और सवाल पूछे जाते हैं उससे। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा और मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। यहाँ उस पहाड़ी बालक ने अपने बारे में बताया कि वो नैनीताल से 15 कोस दूर, यानी 15 किलोमीटर दूर जो उसका गांव था, वहाँ से वो भाग आया था अपने किसी साथी के साथ। और जब उसके साथी के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बड़े ही आसान से शब्दों में कह दिया कि वह मर गया, मानो कोई बहुत बड़ी ही बात ना हो। और इस बात से लेखक को बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र का बच्चा ये मौत के बारे में इतनी आसानी से कह रहा है। तो लेखक और उसके मित्र शायद अब उसकी मदद करना चाहते हैं, तो उसे अपने वकील दोस्त के पास ले जाते हैं जो होटल में हैं अभी। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी बॉस, खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी। जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। तो यहाँ जब वकील दोस्त के पास लेकर के जाते हैं लेखक और उसके मित्र, तो शायद उन्हें नौकर की ज़रूरत थी, लेकिन वो देखते साथ ही कह देता है कि ये जो पहाड़ी बच्चे होते हैं बहुत शैतान होते हैं, इनमें बहुत बुराइयां होती हैं। तो वो उसे अपने घर में नौकर रखने से इनकार कर देते हैं। लेखक का मित्र जो है वो थोड़ा पारखी नज़र का है। वो पहचान जाता है कि ये पहाड़ी बालक भले ही गरीब है, लेकिन ये बेईमान नहीं हो सकता। तो उसने ये कहा भी, लेकिन वकील साहब जो हैं वो नहीं मानते हैं और वह 4 रुपए के रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी,
हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। तो जैसे ही वकील साहब ने इनकार कर दिया उसे अपने घर में नौकर रखने से, बालक जो है शायद बहुत स्वाभिमानी था, वह अपना अपमान और सह न सका। वह प्रेत गति से यानी बहुत तेज गति से चला जाता है और कोहरे में मिल जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। और लेखक और उसके मित्र ने भी और ज़्यादा चिंता नहीं की। हालांकि उसके लेखक के मित्र को इस बात की चिंता हो रही थी कि इतनी ठंड है और उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, जबकि ये लोग कोट वगैरह पहने हुए थे, तब भी हवा जो है, ठंडी हवा कोट को पार करके अंदर बदन में लग रही थी। तो लेखक ने स्वार्थ की फ़िलॉसफी सुनाई। स्वार्थ की फ़िलॉसफी सुनाई यानी ये कहा कि ये जो दुनिया है ये ऐसे ही चलती है, सबका अपना अपना भाग्य है, पहले अपने बारे में चिंता करो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। तो कहीं ना कहीं मित्र को थोड़ा अफसोस हो रहा था कि ये हमारी लाचारी है या हमारी कठोरता है या हमारी बेशर्मी है, पता नहीं। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। तो उस बच्चे की जो मदद करना चाहते थे उसे शायद बोला गया होगा कि वो होटल में आए उनसे मिलने, लेकिन वो नहीं आता है। और यहाँ लेखक और उसके मित्र भी उतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि नैनीताल जैसे स्वर्ग में वह बच्चा किसी काले गुलाम पशु के समान था, उसी के बारे में ये बात कही गई है। वो नहीं आता है उनसे मिलने और यहाँ लेखक और उसके मित्र अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म करके चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। मोटर पर सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो दूसरे दिन जब ये लोग जाने को होते हैं तो इन्हें ये खबर मिलती है कि एक पेड़ के नीचे एक बच्चा ठिठुर कर, एक पहाड़ी बालक मर जाता है और आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा। यानी आदमियों की दुनिया ने उसे सिर्फ तिरस्कार, अपमान ही दिया। और उसे ये भी पता चलता है कि दुनिया ने उसके लिए कफन तक का इंतज़ाम नहीं किया, तो शायद प्रकृति को ही शर्म आ रही थी और प्रकृति ने ही उसके ऊपर बर्फ़ की चादर डाल दी थी। जैसे शव पर सफ़ेद चादर डाले जाते हैं, कफन डाला जाता है, इसका इंतज़ाम भी प्रकृति ने ही किया, इस निष्ठुर समाज ने नहीं किया। तो ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये सामाजिक विषमता को दर्शाती है और ये भी दर्शाती है कि अक्सर धनी वर्ग जो है वो दिखावा करते हैं मदद करने का, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हैं और सभी अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, यह कहकर कि सभी का अपना अपना भाग्य है, शायद उसके भाग्य में ऐसा ही है, परंतु ये अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना ही है। तो कहानी का उद्देश्य भी यही है और यहाँ कहानी का उद्देश्य दे दिया गया है। चरित्र चित्रण भी है, पहाड़ी बालक, लेखक, लेखक के मित्र और साथ ही शीर्षक की सार्थकता भी दी गई है।
जो कि बिल्कुल कथा के अनुरूप ही है। धन्यवाद।